हेलो गाइज, मैं यतिन कबीरा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास को आज हम समझेंगे कि इतिहास होता क्या है, इन शब्दों का मतलब हिस्ट्री और इतिहास का मतलब क्या होता है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में हम इसे हिस्ट्री बोलते हैं और हिंदी में इतिहास बोलते हैं। अगर हम इतिहास शब्द का संधि विच्छेद करें तो इसे हम इति प्लस हास लिख सकते हैं। इति का मतलब होता है ऐसा ही और हास का मतलब होता है हुआ था, यानी कि ऐसा ही हुआ था। आज से पूर्व में या प्राचीन समय में जो घटनाएं हुई थी वो सत्य थी या ऐसा ही घटित हुआ था, उसी को हम इतिहास बोलते हैं। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोला जाता है और यह हिस्ट्री शब्द यूनानी या ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। यह यूनानी या ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है और इस शब्द का ही यूनानी भाषा में मतलब होता है ऐसा ज्ञान या ऐसी नॉलेज जो किसी खोज के द्वारा प्राप्त हुआ हो, किसी खोज या इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त हुआ हो। हिस्टोरिया का मतलब यूनानी में होता है कि ऐसा ज्ञान जो किसी खोज से प्राप्त हुआ हो। इस यूनान में ही बहुत समय पहले एक युद्ध होता है, पेलोपोनेशियन का युद्ध। पेलोपोनेशियन का युद्ध होता है यूनान के अंदर बहुत समय पहले और इस युद्ध का वर्णन यूनान के ही एक इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा एक पुस्तक हिस्टोरिका में किया जाता है। इस पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा। इतिहास के बारे में प्राचीन जानकारी पहले किसी पुस्तक में नहीं प्राप्त होती थी, यानी कि इतिहास की यह पहली पुस्तक मानी जाती है हिस्टोरिका। और सबसे पहले इतिहास लिखने वाले व्यक्ति हुए हेरोडोटस। अब सबसे पहले हेरोडोटस ने अगर इतिहास की पुस्तक लिखी तो रोम के दार्शनिक या रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको यानी हेरोडोटस को इतिहास का पिता कह दिया। इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कह दिया। इन्हें इतिहास का पिता कह डाला। आप समझ गए होंगे कि इतिहास का पिता कौन है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है या इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। यूनानी शब्द जो इतिहास है उसको बारे में आपने समझ लिया, ऐसा ज्ञान जो किसी खोज से प्राप्त हुआ हो। तो क्या यह माना जाए कि ऐसा सभी ज्ञान जो पुराने समय में था या प्राचीन समय था वो इतिहास है? तो नहीं, वह सभी ज्ञान इतिहास नहीं है। केवल वही पुराना ज्ञान या पुरानी चीजें इतिहास हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं और जिनके बारे में साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन्हीं को हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। सारी की सारी चीजें जो आज से 100, 200 या 500 साल रही हैं, 1000 साल पहले रही हैं, वो सभी इतिहास की श्रेणी में नहीं आती हैं जब तक कि उनका कोई महत्व ना हो और उनके बारे में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध ना हो।
तो वो इतिहास नहीं कहा जा सकता। इतिहास वही है जो उपलब्धि भी है किसी भी संसाधनों के द्वारा या किन्हीं भी स्रोतों के द्वारा, और उनका अपना इतिहास में कुछ महत्व भी रहा है, उन्हीं को हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि इतिहास को जानने के हमारे पास कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। इतिहास, सबसे पहले अगर हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ सोर्स या स्रोतों का होना जरूरी है। जब तक हमारे पास कुछ सोर्स या स्रोत नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इतिहास क्या है या कहाँ से आया, या किसी राजा महाराजा के बारे में या किसी युद्ध के बारे में या किसी पुरानी व्यवस्था के बारे में हमें इतिहास के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इतिहास को जानने के कई सारे स्रोत हैं। इतिहास के स्रोतों को हम पढ़ते हैं। इतिहास के सोर्स के स्रोत या सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 सोर्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत या लिटरेरी स्रोत, लिटरेरी सोर्स होते हैं हमारे पास। और तीसरे होते हैं हमारे पास विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। इतिहास को जानने के हमारे पास 3 सोर्स हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरे साहित्यिक या लिटरेरी सोर्स, तीसरे विदेशी यात्रियों के विवरण या डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। यानी कि इन तीनों प्रकार से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पुरातात्विक स्रोतों का, कि पुरातात्विक स्रोतों के अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अभिलेखों का। अभिलेखों का सबसे पहले अध्ययन करते हैं। अभिलेख को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये जो अभिलेख होते क्या हैं? ये अभिलेख वो होते हैं कि जब कागज का भी निर्माण नहीं हुआ था तो उस समय अगर मनुष्य ने लिखना सीख लिया था तो अपनी लेखनी को वो कहीं ना कहीं लिखना चाहता था। यानी कि अपनी व्यवस्था को, अपनी चीजों को वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना चाहता था। तो अपनी उस व्यवस्था को या अपनी लेखनी को सुरक्षित रखने के लिए उसने कई जगहों पे लेख लिखे। जैसे उसने दीवारों पर लिख दिया, उसके बाद उसने ईंटों पर लिख दिया, गुफाओं में लिख दिया, मूर्तियों पर लिख दिया, सिक्कों पर लिख दिया। इन सभी पर जो भी उसने लिखा उन सभी को हम अभिलेख बोलते हैं। इन अभिलेखों को जहां भी जिन भी चीजों पर उसने लिखा उसके अध्ययन यानी उनको पढ़ने के लिए यानी उनकी स्टडी करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं उसको हम एपिग्राफी बोलते हैं, या उसे हम अभिलेख शास्त्र भी कह सकते हैं। अभिलेखा शास्त्र भी कह सकते हैं। अभिलेखों को मनुष्य ने दीवारों पर, ईंटों पर, गुफाओं में और मूर्तियों पर, सिक्कों पर और ताम्रपत्रों पर भी इनको लिखा। और जब मनुष्य ने बाद में आधुनिक काल में इनके लेखों को पढ़ा तो उसी के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र भी कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि यह जो अभिलेख हैं यह बहुत जगह पर पाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के अभिलेख विभिन्न टाइम या समय पर प्राप्त हुए हैं। सबसे पुराना अभिलेख एशिया का
माना जाता है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर या ईरान से प्राप्त हुआ है। ईरान से प्राप्त हुआ है और इस ईरान में जो उपलब्ध बोगज कोई अभिलेख है, इसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र आदि देवताओं का वर्णन किया गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय ईरान के अंदर भी कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति का प्रभाव रहा होगा। तो ईरान के अंदर हमें यह सारी जानकारी मिल जाती है बोगज कोई अभिलेख से। उसके बाद आप और भी अभिलेख पढ़ेंगे, जैसे एरण अभिलेख, सोहगोरा अभिलेख, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इन सारे अभिलेख और अशोक के विभिन्न अभिलेख, इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आपको अशोक के अभिलेखों से पता चलेगा कि अशोक ने कैसा प्रशासन किया, कैसा शासन किया, उसकी व्यवस्था कैसी थी। उसने विभिन्न अभिलेखों को अलग अलग जगह पर स्थापित करवाया। यह अभिलेख कौन से, कहाँ पर हैं, कैसे हैं और इनकी किस किस चीज़ों के बारे में ये जानकारी देते हैं, इन सब चीज़ों को मैं एक अलग से एक PDF फॉर्मेट की वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि अभिलेखों का मतलब क्या होता है और ये अभिलेख हमें कैसे इतिहास की जानकारी देते हैं। दूसरे हम स्रोत पर चलते हैं, जो होता है हमारा स्मारक या मॉन्यूमेंट। स्मारक जिसे हम मॉन्यूमेंट्स भी बोलते हैं। स्मारक या मॉन्यूमेंट से संबंध हमारा होता है उन पुरानी इमारतों से या उन खंडरों से जो इतिहास में दफन हो गए हैं, लेकिन आज भी हमें वो इतिहास की जानकारी देते हैं, या फिर दफन भी नहीं हुए हैं तो आज भी ऐसे ही खड़े हैं, तो उनका इतिहास काफ़ी पुराना है, वह भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे लाल किला, कुतुब मीनार। अब हम लाल किले के एग्जाम्पल से लेते हैं। लाल किले में हमें कई सारे इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे वहाँ पर अब अंदर जाएंगे तो वहाँ दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और कई सारी और भी इमारतें वहाँ प्राप्त होंगी। आपको यह पता चलेगा कि दीवाने आम के अंदर क्या होता था, दीवाने खास में क्या होता था, या फिर मोती मस्जिद किसने बनवाई और क्यों बनवाई गई। इन सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यह इतिहास की एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त होते हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं। इसमें लाल किला और जितने भी इमारतें हैं, खंडर्स हैं, वो सब जानकारी इसमें प्राप्त होगी। जैसे आपको कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है और भी बहुत सारी भारत के अंदर जानकारी प्राप्त होती है। इनको हम स्मारकों के अंदर रखते हैं। इसके अलावा जानकारी मिलती है हमें अलग स्रोतों से, जैसे सिक्के या कॉइन्स। सिक्के भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। सिक्के हमें इतिहास के बारे में जानकारी कैसे देते हैं? सिक्कों को कई सारी धातुओं से बनाया गया है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तावा और सीसा। इन सारी धातुओं से सिक्कों को बनाया गया है या ढाला गया है। इन सारी चीज़ों से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय इन धातुओं का विकास हो चुका था, या फिर उस समय रसायन विज्ञान जो से पिघलाकर बनाए गए हैं उसकी भी हमें जानकारी मिल जाती है। भारत के सबसे पुराने सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। भारत के पुराने सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ये आहत क्या होते हैं? आहत वो सिक्के होते हैं जिन पर कोई लेख प्राप्त नहीं होता है, परंतु इन पर ठप्पे या मोहर प्राप्त होती है, इन पर चित्र प्राप्त होते हैं। यानी कि कोई भी धातु का सिक्का ढाला जाता था और उस पर एक ठप्पा या मोहर लगा दी जाती थी, उसी को हम आहत सिक्के कहते हैं। सबसे पहले सिक्कों पर लिपि या लेख लिखने का काम यूनानी लोगों ने किया।
सबसे पहले भारतीय जो सिक्के हैं उन पर जो लेख मिलता है वो यूनानियों के मिलते हैं। भारत में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने चलाए, जो विशुद्ध सोने के सिक्के थे। उसके अलावा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त राजाओं द्वारा चलाए गए। सिक्के इतिहास की कैसे जानकारी देते हैं? एक उदाहरण हमें मिलता है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगर समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तो इससे हमें एक चीज समझ आती है कि वह संगीत प्रेमी था और वीणा का विकास भी या वीणा वाद्य यंत्र का विकास भी उस समय तक हो चुका था। तो इतिहास की इस तरीके से जानकारी हमें विभिन्न सिक्कों से और विभिन्न समय काल से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सिक्कों के अलावा भी हमारे पास और भी स्रोत होते हैं जो अभिलेखों में शामिल किए जाते हैं, जैसे मूर्तियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, स्टैचू। ये मूर्तियां हमें कैसे जानकारी देती हैं इतिहास के बारे में? जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पर कई सारे या कई प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जैसे कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की है वो पाई गई है। उससे पता चलता है कि वहां पर नृत्य कला भी निपुण थी, कांसे का भरपूर उपयोग हो चुका था और वह धातुओं को ढालना भी जानते थे। तो इस तरीके की जानकारी हमें वहां प्राप्त होती है। उसके अलावा भगवान शिव की मूर्ति मानी जाती है कि वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से चीज़ें हमें मूर्तियों की जानकारी देते हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ जो कई शैलियों में बनाई गई, जैसे गांधार शैली, मथुरा शैली, इनसे भी हमें प्राप्त होता है कि कैसे मूर्तियों का विकास हुआ है और यह उस समय की और उस व्यवस्था की या उस कला की भी हमें जानकारी देते हैं। उसके अलावा अभिलेखों में शामिल किया जाता है अवशेषों को। अवशेष यानी फॉसिल्स, जो चीजें हमें खुदाई के बाद यहाँ पर किसी भी जगहों पर प्राप्त हुई हैं उनको हम फॉसिल्स में रखते हैं। जैसे मृदभांड पाए गए, विभिन्न प्रकार के बर्तन पाए गए, उनके हथियार पाए गए, इन सारी चीज़ों को जो भी हमें खनन के बाद नीचे जमीन के अंदर से जो भी चीज़ें हमें उत्खनन में प्राप्त हुई हैं उन्हीं को हम फॉसिल्स के अंदर रखते हैं। यह भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। आप समझ गए होंगे पुरातात्विक स्रोतों में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अभिलेखों को स्मारक, सिक्के, मूर्ति और अवशेष। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता था। ठीक है, और ये हमें सारे इतिहास की जानकारी देते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो होगी कि साहित्यिक स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, याद रखिएगा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं उसका लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें और इस जो नोटिफिकेशन है आपको समय से पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।